श्री महेश झा जी एंड श्री विवेक कुसिया सुकुन जी, आज विश्व हिंदी दिवस के कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया के इस कार्यक्रम में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। साथ ही अपने सहकर्मियों और सहभागियों का भी मैं स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम सबको विदित है कि आज विश्व हिंदी दिवस है और उसी के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और हम बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं इस बात से कि हिंदी आज करीब 206 देशों में कमोतर प्रयोग में आती है, चाहे बोली जाए या लिखने के माध्यम के तौर पे काम आए, और करीब 1.5 अरब लोग इस भाषा का प्रयोग किसी न किसी रूप में कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक जीवंत भाषा के तौर पर विकास हेतु जितने भी मानदंड यथा बोलने वालों की संख्या, विस्तार क्षेत्र, या आप कहें साहित्य सृजन, विपुल शब्दावली, लिपि की सरलता और वैज्ञानिकता, अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों में योगदान देने की क्षमता, जनसंचार माध्यमों में इसके प्रयोग का विषय, ये सारे मानदंड पे हिंदी हमारी खरी करती है। और यही कारण है कि आज हिंदी उत्तरोत्तर प्रगति करती जा रही है। यह निश्चित है कि हिंदी का मार्ग सरल नहीं रहा। दैनिकता के थपेड़ों से कभी रुकती कभी बढ़ती हिंदी बढ़ते बढ़ते आज के प्रारूप में पूरे विश्व में विस्तार को प्राप्त कर रही है। आज संपूर्ण विश्व तकनीकी विकास और अनिर्नाश्रय संबंधों की वजह से एक गांव सा बनता जा रहा है और भारत की बढ़ती आर्थिक क्षमता या ताकत, निपुण कार्यबल की बहुलता, यह दो तथ्य ऐसे हैं जिसकी वजह से लोगों का विदेशों में जाना, विदेशों से भारत में आना, और ये जो जनसंपर्क है यह भी इस भाषा को आगे बढ़ाने में काफी योगदान देता रहा है। मुझे बहुत खुशी है और अपार हर्ष है इस बात का कहते हुए कि हिंदी उत्तरोत्तर प्रगति करती जा रही है और इसे कभी नकारा नहीं जा सकता। इसी भाषा के विभिन्न आयामों के विचार व्यक्त करने के लिए आज हमारे सम्मानीय अतिथि यहाँ उपस्थित हैं, जो कि हम लोग उसमें इस कार्य को आगे हम बढ़ाएंगे। अभी हम लोग सर्वप्रथम स्वर्गीय श्री इंदु प्रकाश पांडे जी के छाया चित्र पर पुष्पांजलि देकर के हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आप सबसे निवेदन है कि कृपया आकर के पुष्पांजलि अर्पित करें। सबसे पहले मैं स्वर्गीय इंदु पांडे जी की अर्धांगिनी और सचमुच के अर्थों में जीवन संगिनी हाइडी जी से मैं अनुरोध करूंगा कि सर्वप्रथम वो पुष्पांजलि अर्पित करें।
बताते हुए श्री विवेक रुसिया सुकुन जी से निवेदन करूंगा कि आप उपस्थित समुदाय को आत्मनिर्भर भारत के लिए हिंदी भाषा के योगदान पर अपने विचार प्रस्तुत करें। सदन में उपस्थित सभी महानुभावों और मातृशक्ति को यथायोग्य सम्मान और सादर प्रणाम। जिस तरह से आज बात हो रही है विश्व हिंदी दिवस पर, और ना ही सिर्फ विश्व हिंदी दिवस, साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत की भी बात हो रही है, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आत्मनिर्भरता क्या है, और फिर भाषा क्या है, और फिर मातृभाषा क्या है। तो आत्मनिर्भरता अगर हम संक्षेप में बात करें तो किसी भी क्षेत्र में या हर क्षेत्र में स्वयं के ऊपर निर्भर होना आत्मनिर्भरता है। तो जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना है कि हर क्षेत्र में भारत को अपने ऊपर निर्भर रहना है, बाहरी चीजों के ऊपर निर्भर नहीं रहना है। अब एक इतना बड़ा देश आत्मनिर्भर बनेगा कैसे? तो उसके लिए ये है कि इस देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सबसे पहले हमें इस देश की सबसे छोटी इकाई से शुरुआत करनी होगी। सबसे छोटी इकाई है व्यक्ति। जब व्यक्ति आत्मनिर्भर बनेगा तब एक समाज या गांव आत्मनिर्भर बनेगा, तब फिर जिला आत्मनिर्भर बनेगा, इस तरह से प्रदेश होते हुए हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा। और जब हम बात करते हैं आर्थिक संसाधनों पर या तकनीक, कौशल, किसी भी चीज में आत्मनिर्भर होने की, तो सर्वप्रथम हमें आत्मनिर्भर होना होगा भाषा में। यदि हम भाषा में आत्मनिर्भर नहीं हो सकते हैं तो बाकी चीजों का आत्मनिर्भर होने का मार्ग कहीं ना कहीं या तो सकरा हो जाएगा या कठिन हो जाएगा, या जिन आयामों को हम छू सकते हैं उन आयामों में हम कहीं ना कहीं कमतर रह जाएंगे। तो अब अगर हम बात करें तो जब हम अपनी भाषा में सोचते हैं, जब हम अपनी भाषा में बात करते हैं, तब हमें विश्वास होता है अपने ऊपर। विश्वास से फिर आत्मविश्वास बढ़ता है, और आत्मविश्वास से ही हम अपना श्रेष्ठ दे पाते हैं। तो यहां यदि हम बात करें हिंदी भाषा की, तो निश्चित रूप से यदि हमें भारत को सही मायनों में आत्मनिर्भर बनाना है तो हमें भारत के एक छोटे से छोटे गांव को, एक छोटे से छोटे जो पंक्ति में सबसे आखिरी में व्यक्ति खड़ा है, उसे आत्मनिर्भर बनाना होगा। और उसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें बोलचाल की भाषा को शिक्षा की भाषा बनाना होगा, और जब वो शिक्षा की भाषा बनेगी तब जाके वो विकास की भाषा बनेगी। तो कहने का मतलब ये है कि यदि हम हिंदी, जो कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली एक भाषा है और मुख्य भाषा है, निश्चित रूप से जब हम हिंदी की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम क्षेत्रीय भाषाओं को पीछे छोड़ रहे हैं। यदि हिंदी महाधारा है या गंगा है, तो जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं वो भी इसके साथ सहयोगी नदियों की तरह हम उन्हें कह सकते हैं। वो भी धाराएं हैं जो अलग अलग प्रांतों, अलग अलग देशों से, क्षेत्रों से आती हैं और हिंदी में कहीं ना कहीं समाहित होती हैं, और हिंदी की मातृभाषा संस्कृत में समाहित होती है। तो यदि हमें आत्मनिर्भर भारत के उच्चतम आयाम को छूना है, पाना है, तो कहीं ना कहीं हमें सबसे पहले न्यूनतम आयाम से शुरुआत करनी होगी, और वह है भाषा में आत्मनिर्भरता बनना। भाषा को ही शिक्षा, अपनी लोकल भाषा को या अपनी क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा की भाषा और फिर विकास की भाषा बनाना। इसको हम एक दूसरे नजरिए से देखें तो जब आज पूरे विश्व से या हमारे देश भारत से जहां हमें विश्वास होता है कि कोई एक यूनिवर्सिटी, कोई एक विश्वविद्यालय विश्व स्तर की शिक्षा दे रहा है, अब चाहे वो विश्वविद्यालय अमेरिका में हो या लंदन में हो या रशिया में हो या भारत में हो, तो हम वहां की लोकल भाषा में पढ़ने के लिए वहां जाते हैं। तो यदि हम इस आयाम पे कार्य करें, सोचें, और जो हमारी विश्व स्तरीय शिक्षा है, विश्व स्तरीय शिक्षा से मेरा कहने का तात्पर्य है कि वैज्ञानिक आधार पर, और ना ही सिर्फ वैज्ञानिक, कई जगह दिव्य विज्ञान के आधार पर भी जो हमारे शास्त्र ग्रंथ हैं, और हर क्षेत्र के, अगर हम बात करें चिकित्सा की तो उसमें भी हमारे पास एक शास्त्र है, हम अगर शल्य चिकित्सा की बात करें उसमें भी है, और यान की बात करें उसमें भी, हर क्षेत्र में, अर्थशास्त्र में भी हमारे पास हमारे ऋषि मुनियों ने काम किया है। तो हम अगर उन पे शोध करते हुए उनको आगे
जो आज की बोलचाल की भाषा है हमारे यहाँ हिंदी, उसमें अगर हम विश्व स्तरीय पाठ्य पुस्तकों और पाठ्यक्रम का निर्माण करते हुए यदि उन्हें लागू करते हैं और अपने लोकल क्षेत्र में, लोकल भाषा में उनका अध्ययन कराते हैं, पाठ्यक्रम में शामिल करते हैं, तो ये एक बहुत ही आधारभूत स्तंभ बन पाएगा आत्मनिर्भर भारत का, जो कि निरंतर और सतत आगे बढ़ेगा। और ना ही इससे सिर्फ भारत को, भारत के एक आखिरी छोर पे खड़े हुए व्यक्ति को स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता प्राप्त होगी, बल्कि विश्व से भी हम शिक्षा के क्षेत्र में और विकास के क्षेत्र में लोगों को आकर्षित कर पाएंगे। जिस तरह से आज हमारे देश से लोग बाहर पढ़ने जाते हैं, बाहर से लोग हमारे यहाँ आ पाएंगे, और वह व्यक्ति जो सबसे छोटा व्यक्ति है, सबसे पीछे खड़ा है, जब वह आत्मनिर्भर बनेगा, अपनी भाषा में पढ़ के, अपनी भाषा में ज्ञान अर्जन करके, तब सही मायनों में भारत आत्मनिर्भर बन पाएगा। धन्यवाद। विवेक जी, इस हिंदी के इस आयाम पर आपके विचारों के लिए। जो मेरी समझ से आया कि विवेक जी कहना चाहते थे कि एकल से समग्रता की ओर हम बढ़े। दूसरी चीज, जो महत्वपूर्ण चीज उन्होंने, विवेक जी ने अपने कहा कि हम चरक, सुश्रुत और कौटिल्य, जो एक विश्व स्तरीय रचनाओं और विश्व स्तरीय योगदान के लिए हमारे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, जिसमें कि हमारे चिकित्सा और शल्य की बात उन्होंने की, कौटिल्य जो अर्थशास्त्र जिन्होंने लिखा, तो ऐसे चीजों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। अगर वो विश्व जानता है तब आपकी क्षमताओं को जान पाएगा, आपके समृद्ध, आपके इतिहास को जान पाएगा, और वो और निश्चित ही वो हमारे विश्वास, आत्मविश्वास और हमारी हैसियत को एक बढ़ावा देगा। धन्यवाद विवेक जी आपके विचारों के। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं श्री महेश झा जी को आमंत्रित करना चाहूँगा, जो कि अपने विचार विदेश में हिंदी के प्रचार प्रसार के महत्व और तरीकों पर वो अपना विचार प्रस्तुत करने वाले हैं। महेश। नमस्कार। आज हम जब यहाँ हैं, इंदु प्रकाश जी हमेशा इस तरह की गैदरिंग का हिस्सा रहे हैं। हमेशा मैं मिलता रहा हूँ, और वो सबसे बड़े सबूत हैं इस बात के कि डायस्पोरा क्या कर सकता है हिंदी के प्रसार के। स्तंभ रहे हैं हिंदी के प्रसार में। पिछले सालों को अगर मैं देखूं तो भारत और जर्मनी को करीब लाने में जो भारतीय यहाँ रहे हैं उनकी भूमिका रही है, जो जर्मन यहाँ हैं जिनकी दिलचस्पी भारत में रही है उनकी भूमिका रही है, और भाषा कहीं ना कहीं योगदान देती है दो लोगों को, दो संस्कृतियों को साथ लाने में, ताकि हम एक दूसरे को समझ सकें, एक दूसरे के विचारों को समझ सकें, एक दूसरे के दिमाग को समझ सकें कि कैसे सोचते हैं, क्या सोचते हैं, और जो कुछ भी है संस्कृति में, परंपराओं में, एक देश में वो दूसरे देश को पता चले और रहे और दूसरे को पता रहे। वो इसमें भाषा का बहुत बड़ा योगदान है। विवेक जी ने भी कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए भाषा की क्या जरूरत होगी। दूसरी भाषाओं से हम सीख सकते हैं। भाषा जानने का एक असर ये भी होता है, और इस आदान प्रदान का जो प्रवासी यहाँ कर सकते हैं, डायस्पोरा यहाँ कर सकता है, कि जर्मनी में जो कुछ भी हो रहा है उसको हम हिंदी में कैसे ले जाएं, भारत के लोगों तक कैसे पहुंचाएं, और भारत में जो हो रहा है उसको जर्मनी तक पहुंचाएं, कैसे पहुंचाएं। तो एक हद तक कभी कभी मैं कहता हूँ कि एक मार्केट की जरूरत होगी, बाजार होना चाहिए जहाँ लिखा जा रहा हो, जहाँ पढ़ा जा रहा हो, जहाँ बिक रही हो किताबें, लोग सहयोग कर रहे हों, और ये कमी है। हो सकता है ओझा जी, जिसकी बात आप कह रहे थे कि हिंदी मुश्किलों से आगे बढ़ रही है, लेकिन आगे बढ़ रही है और बढ़ेगी भी। मुझे लगता है कि डायस्पोरा की 3 तरह की भूमिका है। इस बीच में यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोग काम करने के लिए आ रहे हैं, उनके परिवार हैं, उनके बच्चे हैं। तो एक भूमिका है कि बच्चे कैसे सीखें हिंदी भी। जर्मन यहाँ सीख रहे हैं, और हिंदी कैसे सीखें। हमें परिवार में और परिवार के बाहर के स्तर पर भी देखना होगा, समुदाय के स्तर पर, कि बच्चे हिंदी सीखें, हिंदी साहित्य पढ़ सकें, हिंदी की किताबें पढ़ सकें, और भारत के बारे में ज़्यादा जान सकें।
क्योंकि वो ले जाते हैं भारत को अपने साथियों के बीच में। जिन जर्मन बच्चों के साथ या दूसरे देशों के भी बच्चे हैं जो उनके साथ स्कूलों में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उन्हें बताने के लिए जरूरी है कि उनके पास भी जानकारी हो। एक ये भूमिका है डायस्पोरा की। दूसरी भूमिका है इस आदान प्रदान की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। बहुत से लोग हैं जो फोक्सहोचुले है यहाँ प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम जहाँ हिंदी पढ़ा रहे हैं, उन सबको हम जानते भी नहीं हैं। छोटी छोटी जगहों पर वो वहाँ पढ़ा रहे हैं। लोग हैं जिनकी दिलचस्पी है हिंदी में, इसीलिए पढ़ा रहे हैं। उनको अगर हम इकट्ठा कर सकें एक साथ, उनको मदद कर सकें पढ़ाने में भी, डिक्शनरी जो उपलब्ध है उसके बारे में बताने में, या भाषा सिखाने की जो तकनीक मौजूद है उसके बारे में बताने की, तो हम और ज़्यादा मदद कर पाएंगे इन लोगों की भाषा को और आगे ले जाने में। और इसका तीसरा पहलू होता है कि जब दिलचस्पी होती है तो आप देखना चाहते हैं, तो भारत के साथ संवाद बढ़ेगा, भारत के साथ पर्यटन बढ़ेगा। जिन चीज़ों को जानते हैं आप उसको देखना चाहते हैं, जिन चीज़ों को जानना चाहते हैं उसको देखना चाहते हैं। तो इन 3 स्तरों पर हमको काम करना चाहिए। अगर अभी तक हमने बहुत ज़्यादा किया नहीं है, ये कंसुलेट के स्तर पर भी हो सकता है कि इन लोगों को साथ लाया जाए, क्या मुश्किलें हैं उनके बारे में बात हो, उन मुश्किलों के समाधान के बारे में बात हो। तब हम जो भूमिका है प्रवासियों की और साथियों की, सबसे बड़ी बात है कि हम संख्या में बहुत कम हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं, स्थानीय लोग जो हमारे साथ हैं, जो हमारे त्योहार में आते हैं, जब फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं वहाँ आते हैं, उनकी दिलचस्पी और बढ़ाई जा सके। योग एक उदाहरण है इसका। जर्मनी में 6000 से ज़्यादा योग के स्कूल हैं, और ये हुआ है इसी से कि दिलचस्पी हुई, बताना शुरू किया और वो आगे बढ़ा एक आंदोलन की तरह। ऐसा ही कुछ हिंदी के साथ भी संभव है। मुझे उम्मीद है कि ये हो पाएगा आने वाले दिनों में। बहुत धन्यवाद महेश जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि एक दूसरी भाषाओं का समसामयिक अनुवाद जो कि एक दूसरे के प्रति दिलचस्पी पैदा करता है, वो आपसी आदान प्रदान का एक बहुत बड़ा कारण बनेगा। ये बहुत ही सही बात आपने कही, और अगर हम इसे एक सूत्रवाक्य के तौर पर मान करके चलें तो निश्चित ही इस विषय में हम आगे कर पाएंगे, और हमारी जो भाषा हिंदी है उसका विकास उत्तरोत्तर होता रहेगा। और जिस गति से वो बढ़ रही है, उम्मीदन 2050 तक इसके बोलने वाले देशों और एक जो विस्तार बोलने वालों का विस्तार क्षेत्र है काफ़ी बृहद हो जाने वाला है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इसके लिए हमारे प्रौद्योगिकी को, हमारे निपुण कार्यबल को और जन संचार माध्यमों का, जिनके तहत ये सब चीज़ें संभव हो पाई। एक बहुत ही रोचक तथ्य मैं यहाँ आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा कि हमारे देश में बहुत से न्यूज़ चैनल्स हैं, और सबको आप देखते होंगे कि उनका हिंदी और अंग्रेजी न्यूज़ चैनल है। एक बहुत ही रोचक तथ्य है कि हिंदी जो उनका चैनल है वो उनको प्रॉफिट दिला रहा है, और उस प्रॉफिट से वो अंग्रेजी के चैनल को चला पा रहे हैं। तो यह हिंदी की ताकत का बहुत बड़ा द्योतक तथ्य है, और हमें इस चीज को स्वीकार करना चाहिए। स्वर्गीय इंदु पांडे जी के का व्यक्तित्व इतना बड़ा था कि अगर उनके बारे में अगर हम बात करने लगे तो शायद एक सिरे से शुरू हो तो दूसरे सिरे तक न पहुंच सके। एक बहुत ही लंबा जीवन और हिंदी को समर्पित, जर्मनी में बसे जर्मनी के लोगों, हिंदुस्तानी हिंदी बोलने वाले लोगों के बीच में स्वर्गीय इंदु पांडे जी ने हिंदी के विकास हेतु सतत प्रयास किया और काफ़ी सफल भी रहे। आज वहाँ नहीं है, लेकिन उनके प्रयास सफलीभूत हो रहे हैं और आगे होते रहेंगे। इसके लिए हम उनके आत्मा की शांति के लिए कामना करते हैं। साथ ही मैं ये अवश्य जो आज जोड़ना चाहूँगा कि श्रीमती आई पांडे एक स्थानीय मूल की स्त्री, कहने के लिए पत्नी, लेकिन
जीवन संगिनी और सहचरी किसे कहते हैं उसकी एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। वो स्वर्गीय इंदु पांडे जी के कदम से कदम मिलाकर चलती रहीं और उनके हर कार्य में, उनके सफलता के लिए, उनके हर प्रयास में, उनके सफलता के लिए वो सदैव साथ रहे। मैं श्रीमती आई पांडे जी का भी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा इस मंच से। आज हमारी खुशी है कि स्वर्गीय इंदु प्रकाश पांडे जी के पुत्र श्री अविनाश पांडे जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं और इसी विषय पर इंदु प्रकाश पांडे जी के योगदान पर वार्ता के लिए हमारे यहाँ अतिथि में डॉक्टर सोनिया वेंगोबोस्की हैं, जो कि इंदु प्रकाश पांडे जी के जीवन चरित्र और कथित और कार्य पर प्रकाश डालेंगे। डॉक्टर सोनिया। अविनाश पांडे, श्री महेश ज्ञाजी और श्री विवेक जी और उपस्थित अतिथिगण, सबसे पहले विश्व हिंदी दिवस 2022 पर मुझे डॉक्टर इंदु प्रकाश पांडे जी के बारे में कुछ बोलने का अवसर देने के लिए हृदय से धन्यवाद। मेरे उनसे सबसे अधिक संपर्क लिटरेचर फॉर इंडियन e.V. की गतिविधियों के दौरान हुआ था। आज उनके व्यक्तित्व के इसी पहलू के बारे में मैं अपनी बात रखूँगी। मैं आशा करती हूँ कि आप सब मेरा उच्चारण दोष को अनदेखा कर देंगे या उसका महत्व देंगे। डॉक्टर इंदु प्रकाश पांडे का जन्म 4 अगस्त 1940 को शिवपुरी ग्राम, जिला रायबरेली, आजकल उत्तर प्रदेश में हुआ था। युवावस्था में वे गांधी जी के समर्थक और स्वतंत्रता सेनानी थे। वे विश्वास करते थे कि स्वराज और स्वदेशी सत्य और अहिंसा से अभिन्न रूप से जुड़े हैं और वे उनके द्वारा ही प्राप्त किया जा सकते हैं। सन 1942 में एक प्रदर्शन के दौरान नेता होने के कारण उन्हें थोड़ी देर या 3 महीने के लिए जेल में रहना पड़ा था। सन 1949 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी में MA करने के बाद वे एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में हिंदी पढ़ाने लगे और बाद में हिंदी विभाग के निदेशक बन गए। सन 1963 में 1 साल के लिए पांडे जी दक्षिण एशिया संस्थान हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी में हिंदी के व्याख्याता थे। फिर 1 साल के लिए वे अतिथि प्राध्यापक के रूप में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में रहे। ये स्थान उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद था और उनके बेटे आज भी कैलिफोर्निया में रहते हैं। भारत लौटकर कुछ समय तक वहाँ रहने के बाद भारतीय संस्कृति के प्राध्यापक के रूप में 2 सालों के लिए उनको बुखारेस्ट रोमानिया की राजधानी भेजा गया। उसी समय पांडे जी प्रोफेसर रोटन से मिले, जिनसे वे दक्षिण एशिया संस्थान हाइडेलबर्ग के ज़माने से परिचित थे। उन्होंने पांडे जी को इंडो-germanische सेमिनार फ्रैंकफर्ट विश्वविद्यालय में
हिंदी और भारतीय साहित्य के व्याख्याता पद के लिए आवेदन करने का कहा। सेवानिवृत्ति की उम्र अर्थात 1989 तक वे वहाँ अध्यापन करते रहे। सन 1904 में उनके अध्ययन रीजनलिज्म इन हिंदी नॉवेल्स पर उन्हें डी.लिट. साहित्य शास्त्र डॉक्टर लिटरेचरविशेषज्ञ की उपाधि Utrecht University नेदरलैंड से मिला। सन 1979 में हिंदी के आंचलिक उपन्यासों में जीवन सत्य पुस्तक नेशनल पब्लिशिंग हाउस से प्रकाशित की गई, जिसमें हिंदी के आंचलिक उपन्यासों को विस्तृत एवं वैज्ञानिक अध्ययन पुस्तक किया गया है। भारत और विदेशों के प्रमुख लेखक, लेखिकाओं, विद्वान और शोधार्थियों से उनके निकट के घनिष्ठ संबंध रहे। हिंदी साहित्य के आधिकारिक विद्वान के तौर पर हाइडेलबर्ग विश्वविद्यालय, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, भारत के प्रधान काउंसिलर्स और अन्य विश्वविद्यालय के सांस्कृतिक और अकादमिक कार्यक्रमों में वे उत्साहपूर्वक सम्मिलित होते और उनके विचार हर बार नए पहलुओं और अंतर्दृष्टि को सामने रखते। इसी क्रम में बीजिंग में सन 1991 में व्याख्याता के रूप में उनके अध्ययन और प्रवासकाल उल्लेखनीय है। 14 नवंबर 2019 को माइन्स विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम में उन्होंने गांधी युग के एक समय साक्षी के तौर पर भाग लिया। 15 जनवरी 2021 को उन्हें प्रोफेसर हंस वर्नर वेसलर द्वारा अनिष्परात रेणु पर आयोजित ऑनलाइन सेमिनार में भाग लिया और आंचलिक उपन्यास की परिभाषा क्या है इस विषय पर साक्षात्कार दिया। इस व्याख्यान के लिए मैंने कुछ दिनों तक सोचा कि किस समय और किस तरह से डॉक्टर इंदु प्रकाश पांडे से मेरा परिचय पहली बार हुआ था। अपनी पत्नी हाइडेलबर्ग पांडे के साथ 1984 में फ्रैंकफर्ट में उन्होंने भारतीय संस्कृति संस्थान इंग्लिश स्कूल इंस्टीट्यूट की स्थापना कर दी थी। शायद इस संस्थान के माध्यम से हम 1990 के दशक फ्रैंकफर्ट में मिल चुके हों। फिर भी मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि मैंने सन 2001 में इंडोलॉजी संस्थान जोहान्स गुटेनबर्ग यूनिवर्सिटी माइन्स में हिंदी पाठ के लिए कई महिलाओं की व्रत कथाएं पढ़ी थी। उस समय पांडे दंपति ने उन्हें कथाओं का जर्मन अनुवाद किया था, जिसके संपादक माइन्स के प्रोफेसर डॉक्टर कॉनराड माइजक थे। यह किताब सन 2002 में Die Pockengöttin, Fastenmärchen der Frauen von Awad के शीर्षक से इंडोलॉजी के योगदानों के माला के 36वें खंड के रूप में प्रकाशित हुई है। पांडे जी ने ये व्रत कथाएं 1952 और 1955 में अवध क्षेत्र से संग्रहित की थी। पहली बार इसे 1968 अवधि व्रत कथाएं के रूप में प्रकाशित किया गया है था,
और 2000 में दूसरी बार महिलाओं की व्रत कथाएं के शीर्षक से। इन व्रत कथाओं के प्रकाशन द्वारा पांडे जी ने आबादी लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण कोश हमारे लिए सुरक्षित कर दिया। नहीं तो ये कथाएं उन महिलाओं की दुनिया के साथ साथ आधुनिक समय में हमारे अध्ययन के लिए खो जाती। सच तो यही कि पांडे जी ने कुछ और किताबें आबादी लोक परंपरा पर प्रकाशित की हैं। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि मैं उनकी संपूर्ण रचनाओं के बारे में बात नहीं कर सकती, क्योंकि वे बहुत अधिक हैं। इस कारण से मैं कुछ ही किताबों का जिक्र करूँगी जो मेरे विचार से जर्मनी में अध्ययन या भारतीय संस्कृति को समझने या हिंदी साहित्य पर विचार करने के लिए विशेष महत्व रखती हैं। सन 1974 में प्रकाशित हिंदी के आंचलिक उपन्यासों के अध्ययन का जिक्र मैंने पहले किया है। हिंदी साहित्य में उन्होंने विशेष ध्यान नारी उपन्यासों को दिया। 1970 के बाद लिखने वाले लेखिकाओं के उपन्यासों का एक अध्ययन, रोमांटिक फेमिनिज्म इन हिंदी नॉवेल्स रिटन बाय वुमेन, 1988 में प्रकाशित हुई। प्रमुख प्लॉट, मोटिव, प्रेम और रोमांस होने के कारण इनके नारी स्वतंत्रों की लड़ाई को रोमांटिक कहा गया है। इस पुस्तक का जर्मन अनुवाद 1999 में प्रकाशित हुआ। पांडे जी की किताब हिंदी के अधुनातन नारी उपन्यास प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने 1985 से 2000 तक की 19 लेखिकाओं के 23 उपन्यासों का साहित्यालोचन किया। इस पुस्तक का जर्मन अनुवाद 2006 में प्रकाशित हुआ। सन 2015 में पांडे जी की एक और किताब प्रकाशित हुई, The Rousing Voice of Baba Nagarjun, Charting New Territories for the Hindi Novel। इसमें उनके दोस्त और लेखक नागार्जुन के 3 उपन्यासों के विश्लेषण के द्वारा हिंदी साहित्य के आंदोलनों पर भी विचार किया गया है। डॉक्टर इंदु प्रकाश और हैदरमारी पांडे ने 2 उपन्यासों के जर्मन अनुवाद किए। 1987 में Die gefleckte Kobra, मृदुला गर्ग की चित्ता कोबरा, और 1989 में मंजू भागवत के अनारोका, जिस दूसरा संस्करण 1992 में प्रकाशित हुआ है। मैं सोचती हूँ कि इन सब किताबों का विशेष महत्व इस तरह से देखा जा सकता है। विश्व साहित्य के शोध के लिए जर्मन एवं अंग्रेजी भाषाओं के माध्यम से और पांडे जी की रचनाओं से एक खिड़की खुलती है, जहाँ हिंदी साहित्य के लेखिकाएं और लेखक उनकी रचनाएं और आधुनिक हिंदी साहित्यालोचना के सवाल दिखाई देंगे। मेरी आशा यह है कि भविष्य में हिंदी और सारा दक्षिण एशिया की भाषाएं की साहित्य के महत्व को विश्व साहित्य में देखा और माना जाएगा। इसके बारे में यह कहा जा सकता है कि it's a very long way to go। बहुत लोगों की आशा के अनुरूप पांडे जी को लंबा जीवन मिला और उनकी सक्रिय
का अंत तक बने रहें, उनके देश में रहें। पर ऐसा लगता है कि जिस देश में रहना उनको सबसे अधिक पसंद था वो था हिंदी साहित्य कॉलेज। मेरे बताओगे मेरी बातों को धैर्य के साथ सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर नरेंद्र स्वर्गीय हिंदू प्रकाश पांडे जी के जीवन के विभिन्न आयामों, उनकी कार्यशैली, उनके कार्यों और उनके प्रयासों से हमें रूबरू कराने के लिए। सच बात है कि इनमें से बहुत सी बातों की जानकारी मुझे भी हुआ थी और मैं समझता हूँ कि मेरे उपस्थित समुदाय में भी शायद बहुतों के साथ ये बात है। इसलिए आपका पूरा धन्यवाद। आपने बहुत ही एक अच्छा प्रयास किया, धन्यवाद। अब मैं श्री राम कुमार जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया वो आए और हमारे अतिथियों का अभिनंदन करें। श्री महेश जी। धन्यवाद राम कुमार साहब। अब मैं श्री राम सिंह चौहान जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया आकर इस मंच के संचालन की जिम्मेवारी संभालें और धन्यवाद ज्ञापन करें। धन्यवाद विजय जी। हमारे आज के इस कार्यक्रम पे हमारे मुख्य अतिथि मैडम सोनिया बेंगोबस्की जी, महेश झा साहब, विवेक रुसिया जी। सबसे पहले मैं विश्व हिंदी दिवस के इस अवसर पर आप सबने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और यहाँ पे आए और अपने विचारों और अपने सुझावों से हम सबको अवगत कराया, हमें एक मौका प्रदान किया। उसके लिए मैं माननीय कौंसिल जनरल महोदय साहब की तरफ से और मेरे जितने भी सहकर्मी हैं उन सब की तरफ से तहे दिल से आप सबका शुक्रिया करता हूँ। और जैसा कि हम जानते हैं कि हम इस अवसर पे स्वर्गीय श्री इंदु प्रकाश पांडे जी को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मैडम सोनिया ने और ओझा जी ने उनके बारे में पहले ही बहुत कुछ बता दिया है। उनका हिंदी और भारतीय संस्कृति के प्रति जो उनका योगदान रहा उसको हम हमेशा हमेशा के लिए याद रखेंगे। और इस अवसर पर उनकी धर्मपत्नी मैडम हाइडी पांडे जी और उनके सुपुत्र श्री अविनाश पांडे जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। और ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि वो भी आज यहाँ पे आए और इस अवसर पे हमारे साथ बने रहें। इसके लिए मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। और अंत में जितने भी हमारे दर्शक और भारतीय समुदाय के जितने भी सदस्य हमारे इस कार्यक्रम को हमारी फेसबुक के माध्यम से सीधा प्रसारण देख रहे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, विश्व हिंदी दिवस या हिंदी दिवस को आयोजन करने के पीछे हमारा जो प्राथमिक उद्देश्य है वो यही है कि हमारी हिंदी की जो प्रकृति, वो हमारी संस्कृति है और उसकी जो व्यापकता है और हिंदी की जो लोकप्रियता है उसको बनाए रखने के लिए हम हर समय प्रयत्नशील रहें। हमें हिंदी का प्रचार प्रसार करते समय अपने आप को गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। हिंदी ही एक न केवल ऐसी भाषा है जो हमारे संविधान में एक राजनयिक भाषा के रूप में अंगीकृत है, बल्कि
एक ऐसी भाषा है जो हम सबको एक सूत्र में बांध के रखती है और भारत की जो एकता में जो अखंडता है उसको निभाने में भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का कार्यक्रम को करने के साथ साथ मैं एक बार फिर से अपने जितने भी हमारे मुख्य अतिथि हैं उनको धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा और जो लोग हमारे फेसबुक से हमारे साथ जुड़े हैं उनसे भी धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा। कार्यक्रम के अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे कौंसिल जनरल महोदय इस प्रोग्राम में नहीं आ पाए, कोई विशेष काम आ गया है, इसके लिए मैं अपने जो हमारे मुख्य अतिथि है उनसे क्षमा चाहूँगा और इसी के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है।